नमस्कार। आई एम डॉक्टर सुरेंद्र पांडे, जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट्रो होम्योपैथी फाउंडेशन. I have done my PhD in pharmacology and LLB from Mumbai University. Friends, today we are going to discuss very important topic. आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है. आज के टॉपिक जो है ये आप लोगों का जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर हैं या जो भी एजुकेशन से फील्ड से लोग रिलेटेड रखते हैं, जो संबंध रखते हैं, रिलेशन रखते हैं, उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है. आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है एजुकेशन रेगुलेशन. और कौन कौन सी गाइडलाइन है जो एजुकेशन को रेगुलेट करती है, कौन सी बॉडी है, ठीक है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन कौन सी है जो एजुकेशन रेगुलेशन को गाइडलाइन करती है. और इलेक्ट्रो होम्योपैथी, स्पेशली इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हम लोगों का स्टैंड क्या है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का स्टैंड कहाँ पर है एजुकेशन रेगुलेशन को लेकर. और जो हायर एजुकेशन है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में वो क्या है. और लास्ट पॉइंट है, आप लोग मिस गाइड होने से, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कोर्स करने के लिए मिस गाइड होने से कैसे बचे, तो इस पे हम लोग बात करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जो एजुकेशन रेगुलेशन, देखिए दोस्तों, एजुकेशन रेगुलेशन जो होता है, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो गवर्नमेंट होती है वो किसी भी कोर्स के लिए, कोई भी जो एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटी होती है उसके लिए एक गाइडलाइन देती है. अगर आप ये वर्ल्ड वाइड डेटा रहता है, सारी जो वर्ल्ड में जितने भी गवर्नमेंट है, जितने भी कंट्री है, वो अपने हिसाब से गाइडलाइन बनाती हैं. अब अगर हम बात करते हैं जो एजुकेशन रेगुलेशन पॉलिसी इंडिया की है, तो इसमें देखिए कुछ जो एजुकेशन रेगुलेशन है, लाइक हम स्टार्ट करते हैं इंडियन एजुकेशन कमीशन एक्ट जो 1890 में आया था. सो स्टेबलाइज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन जो 1890 में आया था, वो फर्स्ट एजुकेशन कमीशन था इंडिया के लिए. अगर हम और बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है जो 1956 में स्टेबलाइज हुआ. ये किसको रेगुलेट करता है, यूजीसी जो होती है, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये रेगुलेट करती है यूनिवर्सिटी को. क्यों करती है, हायर एजुकेशन के लिए रेगुलेट करती है, और जो एजुकेशन यूनिवर्सिटी में होते हैं उसको रेगुलेट करती है. इसके बाद आता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एआईसीटी बोलते हैं. ये है 1987 में आया है, रेगुलेट द टेक्निकल एजुकेशन. अगर आप टेक्निकल एजुकेशन में बात करते हैं तो जो इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, फार्मेसी है, ठीक है, ऐसे जो कोर्सेज हैं वो उस कोर्स को एडिशनल रेगुलेट करने के लिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है. इसके बाद हमारे पास आता है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट, जो माइनॉरिटी एजुकेशन है उसको गवर्न करता है, जो 2004 में बनाया गया था, प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. एक और आता है, इसमें है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जो कि इंश्योर करता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज टू 6 to 14. सो जो आप देखेंगे जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, 6 से 14, 16 ईयर, 6 ईयर to 14 ईयर के बीच में जो बच्चों का है उनको एजुकेशन लेना है. इस एजुकेशन को, फ्री एजुकेशन को कौन सा एक्ट में कंसीडर है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009. अब देखिए जो एजुकेशन रेगुलेशन होता है उसमें बॉडी कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है. मैं बात कर रहा हूँ ये विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो इसमें आप अगर देखेंगे तो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन है, नेशनल असेसमेंट ऑफ एक्रीडेशन काउंसिल नैक जिसको बोला जाता है, जो कि एक एक्रीडेशन देता है, जिसमें आप लोग देखे रहेंगे जो एजुकेशन से रिलेटेड है उसमें किसी कॉलेज का, किसी इंस्टीट्यूट का A+ रहता है, ए रहता है, बी रहता है, ऐसे कैटेगरी डिपेंड्स ऑन काइंड ऑफ द फैसिलिटी दे आर प्रोवाइडिंग, काइंड ऑफ द फैकल्टी दे हैव, सारी कुछ पैरामीटर जो उनका एजुकेशन का स्तर है, एजुकेशन का जो लेवल है वो चेक करके एक्रीडेशन दिया जाता है. इसके बाद हमारे पास आता है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन, जो एनबीए है, वो गवर्न करती है, वो बॉडी है एजुकेशन की. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो मेडिसिन से रिलेटेड, मेडिकल रिलेटेड जो एमबीबीएस एमडी जो कोर्सेज हैं उनको गवर्न करती है. डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो डेंटिस्ट होते हैं, बीडीएस का, एमडीएस का कोर्स है, उसको रेगुलेट करती है. फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो फार्मेसी D Pharm, B Pharm, M Pharm और पीएचडी जो फार्मेसी में करते हैं उसको गवर्न करती है. इसके बाद हमारे पास आता है नेशनल काउंसिल फॉर द टीचर एजुकेशन, एनसीटीई आता है,
जो कि टीचिंग से रिलेटेड जो भी कोर्सेज होते हैं उनको गवर्न करती है। हमारे पास हर स्टेट का अपना एक एजुकेशनल बोर्ड होता है जो कि वहाँ पे एजुकेशन कंडक्ट कराती है। इसके साथ में हमारे पास सेंट्रल बोर्ड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन है, इंटरनेशनल आईसीएसई बोर्ड है, जो कि एज पर इंडियन गवर्नमेंट जो रूल और रेगुलेशन है उसको फॉलो करता है। इसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारे एजुकेशनल बोर्ड होते हैं, एजुकेशन के इंस्टीट्यूट होते हैं जिसको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड करती है, एंड दे आर कॉल्ड द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक एजुकेशन। सो ये हुआ कि कुछ रेगुलेटरी बॉडी है, इनको गवर्न कौन कर रहा है और वो कौन कौन सी बॉडी हैं। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं एजुकेशन रेगुलेशन की पॉलिसी की, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है, ये रिसेंट आई हुई है। एम टू ट्रांसफर इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जो ट्रांसफॉर्म हुआ है वो, मतलब उसमें न्यू पॉलिसी क्या इंक्लूड हो सकती है। लाइक अभी आप देखे होंगे बहुत सारे कोर्सेज यूनिवर्सिटी कराती हैं, कुछ कोर्सेज ऑनलाइन भी कराते हैं जो कोविड के बाद बहुत सारा कॉमन हो गया था। तो उसमें कुछ पॉलिसी गवर्नमेंट ने चेंज किया हुआ है, और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बनाया हुआ है जो कब आया, 2020 में आया। इसके बाद और भी कुछ हमारे पास पॉलिसी है, लाइक सर्व शिक्षा अभियान, एसएसए बोला जाता है उसको। फोकस ऑन एलिमेंट्री, जो बेसिक एजुकेशन है उनके ऊपर फोकस करती है। सर्व शिक्षा अभियान नेम इटसेल्फ, इट इज इंक्लूडेड टू एवरीवन, सारे लोगों को शिक्षा मिलना चाहिए, ये इसका एम था। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, आरएमएसए जो बोलते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन जो रहता है, 10th बोलते हैं, उसको ध्यान में रखकर बनाया गया हुआ है। और नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी प्रमोट द वोकेशनल ट्रेनिंग। देखो, वोकेशनल ट्रेनिंग जो होती है, स्किल्ड कोर्सेज जो रहते हैं, लाइक अभी देखो बहुत सारे स्किल्ड कोर्सेज होते हैं, 1 ईयर 2 ईयर का डिप्लोमा रहते हैं, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के पास वो प्रोग्राम रहते हैं। सो टेक्निकल कोर्सेज है, ये जो टर्नर हो गया, फिटर हो गया, आप जो पैरामेडिकल से रिलेटेड हो गया, डीएमएलटी हो गया, असिस्टेंट नर्सिंग हो गया, बहुत सारे ऐसे स्किल्ड, जो स्किल्ड है उन लोगों को रेगुलेट कौन करता है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी जो होती है, वोकेशनल बोर्ड जो रहते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम उनको गवर्न करते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स होता है, 1 ईयर का भी हो सकता है, 2 ईयर का भी हो सकता है, और एज पर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी वो हो सकता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो गाइडलाइन है, कौन कौन सी गाइडलाइन है जो एजुकेशन रेगुलेशन में आती है। तो इसमें आता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। देखिए, गाइडलाइन जो फॉलो होती है एजुकेशन रेगुलेशन में, नेशनल नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जिसको बोलता है एनसीएफ फॉलो होती है। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, एसईक्यूआई फॉलो होता है। हायर एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स जो कि हायर एजुकेशन के लिए होता है, और स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स जो जो माध्यमिक होते हैं, जो 10th तक रहते हैं, उनके लिए अप्लीकेबल होता है। इसके साथ ही गाइडलाइन फॉर द प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड गाइडलाइन फॉर द ऑल ऑनलाइन एजुकेशन, ये सारी गाइडलाइन है जो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहती है जिसको रेगुलेट करती है, जो उसका इंस्पेक्शन करती है। अब देखिए, इसका की रेगुलेशन क्या हो सकता है। इसका की रेगुलेशन होता है एक्रीडिटेशन एंड रैंकिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो आप देखिए, जो बहुत सारे कुछ रिपीटेड, अब अगर मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं, सब लोग एम्स का नाम सुने हैं। आईटी वाले अगर हैं, जो इंजीनियरिंग वाले, तो आई मैनेजमेंट वाले हैं वो आईआईएम का, और इंजीनियरिंग वाले जो है आईआईटी का है। तो देखिए आप उसका क्या रैंकिंग रहती है। इसके साथ में बहुत सारे जो कॉलेजेस होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट गवर्न करती है, उसको भी वो क्या देती है, वो एक्रीडेशन, उनके जो फैकल्टी होती है, फैसिलिटी होती है, एजुकेशन का लेवल होता है, उनके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है, उसके हिसाब से वो देती है, एक्रीडेशन दिया जाता है। टीचर क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रहता है एजुकेशन रेगुलेशन में। एजुकेशन जो रेगुलेशन रहता है वो कवर करता है कैरिकुलम एंड सिलेबस। अब देखिए, एजुकेशन रेगुलेशन तो बन गया है, उसमें कैरिकुलम और सिलेबस क्या रहेगा। अब अगर आप एमबीबीएस पढ़ा रहे हो, अब बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीईएमएस, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का भी अगर आप ले लो, तो कैरिकुलम होना चाहिए। इलेक्ट्रो होम्योपैथी अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं हुई है, इसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो भी कोर्स है, अगर आप फार्मेसी कर रहे हो, पैरामेडिकल का कोई कोर्स कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, डी फार्म कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, उसका एक सिलेबस होता है जो कि एक की रेगुलेशन पॉलिसी में आता है, वो एजुकेशन रेगुलेशन उसको उसको मॉनिटर करती है, उसको जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है। इसके साथ ही एडमिशन प्रोसीजर, मतलब उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एडमिशन कब होना चाहिए, कब उसका एग्जाम होना चाहिए,
फी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए पर्टिकुलर, अगर गवर्नमेंट का है या प्राइवेट का है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी क्या क्या होना चाहिए। लाइक अगर आप फिजियोथेरेपी का देखोगे, फिजियोथेरेपी के कॉलेज बनाने के लिए आपको ये चाहिए, एआईसीटी में यहाँ पे उन्हें नॉर्म्स दिया हुआ है, मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए ये फैसिलिटी चाहिए। तो ऐसा उनको इंफ्रास्ट्रक्चर इतना चाहिए, इतना लैंड चाहिए, ठीक है, इतना आपके पास क्लासरूम होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफिस होना चाहिए, लैब होना चाहिए, ये सारी जो डिटेल रहती है वो की रेगुलेशन में आता है। इसके बाद एफिलिएशन एंड रिकॉग्निशन, अब आप किससे जाके एफिलिएशन एंड रिकॉग्निशन लेंगे। अगर आप मेडिकल कोर्स करा रहे हो तो एमसीआई करेगी, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फार्मेसी के लिए करेगी। उसके साथ में अगर वो टेक्निकल है तो एआईसीटी का एडिशनल अप्रूवल चाहिए। डिस्टेंस एजुकेशन अगर कोई करा रहा है तो अगर वो कॉम्पिटेंट है तो उसके लिए क्या रेगुलेशन होता है और डिस्टेंस एजुकेशन में होएगा। ऑनलाइन एजुकेशन रेगुलेशन भी 2020 में कवर किया गया है। तो आप ऑनलाइन अगर आप पढ़ा रहे हैं, कोई कोर्स है जो ऑनलाइन होता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। और इसका एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट, अगर वो सेमिस्टर में होएगा या एग्जाम ईयरली में होएगा, अगर किसी को एटीकेटी या बीच में बच्चे फेल होते हैं तो उनका एग्जाम कब लिया जाएगा, इस सारा कुछ सारा डिटेल जो रहता है वो एजुकेशन रेगुलेशन में दिया जाता है। अब देखिए इसमें इसमें कुछ चैलेंजेस आते हैं जो कि हर गवर्नमेंट फेस करती है। सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी एंड रेगुलेशन, तो देखिए कुछ लूप होल रहता है, जो कि कुछ लोग लूप होल निकाल के कोई एडिशनल कोर्सेज भी ऐड कर लेते हैं जो कि रिक्वायर नहीं होता है। ये काम यूनिवर्सिटी भी कर रही है, ये काम बहुत जगह पे जो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है ये भी कर रहे हैं। तो देखिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन जो चैलेंजेस है मैं गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट से आपको बता रहा हूँ। क्वालिटी और जो चैलेंजेस हैं, क्वालिटी और जो इक्वलिटी है, यूनिटी है, उसको उसको इंश्योर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। टीचर के शॉर्टेज है, ये एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है। मैनेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस मतलब आपका जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, आप वो क्या है, वो भी एक चैलेंज हो सकते हैं एजुकेशन रेगुलेशन में। और ये मोस्टली जो इंस्टीट्यूशन है ये फेस करते हैं। आपका जो टीचर आप अपॉइंट करेंगे उनका एजुकेशन क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें जो आती है एजुकेशन रेगुलेशन, इसको क्या करता है, इसको जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है इसको मॉनिटर करती है, गवर्न करती है, और हमारे पास वो वर्क वो जो गाइडलाइन है वो फॉलो करना है। अब देखिए इसका मतलब, मतलब क्या निकलता है कि जो एजुकेशन रेगुलेशन होते हैं, एजुकेशन रेगुलेशन के बहुत सारे मतलब चैलेंज के साथ रिफॉर्म भी होते हैं कि अभी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है रिफॉर्म करो कि ताकि हम लोग वर्ल्ड वाइड हम लोग जाके कॉम्पिटिट कर सकें। हमारे जो डॉक्टर हैं, आप देखेंगे आईटी में हमारा बहुत अच्छा नाम है, हम मेडिकल में बहुत अच्छा नाम है। तो ऐसे ही जो अदर फील्ड भी हैं, हमारे लॉ में अगर देखेंगे तो हमारे लोग बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है ताकि जो इंडिविजुअल है स्किल्ड है वो डेवलप हो किया जा सके, जिससे हम एज ए कंट्री हम लोग एक प्रॉपर एजुकेशन दे पाए और हमारे लोग सर्विस दे पाए, और हम लोग एक जो कंपटीशन है मार्केट में, वर्ल्ड वाइड जो कंपटीशन है उसको रेगुलेट किया जा सके। तो ये सब देखिए ये चीजें जो थी एजुकेशन रेगुलेशन से रिलेटेड थी। अब आते हैं हमारे जो दूसरा टॉपिक है, ये टॉपिक है उसका एजुकेशन रेगुलेशन इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों। सो एजुकेशन रेगुलेशन अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी की आप बात करते हैं तो देखिए अभी तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है। तो एजुकेशन रेगुलेशन जो मैं पैरामीटर बात किया था वो पैरामीटर इस पे अप्लीकेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी नहीं है तो हमारे पास पॉलिसी नहीं होना चाहिए। जो कॉलेज जो काउंसिल जो बोर्ड कोर्स चला रहे हैं, क्या उनके पास कैरिकुलम और सिलेबस नहीं होना चाहिए। अगर आपको रिकॉग्नाइज कराना है तो आपको कराना करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अभी आईडीसी में भी आप लोगों ने देखा रहेगा कि लोग पूछते हैं कि आपके पास सिलेबस है क्या, कैरिकुलम है क्या, कितने साल का कोर्सेस है। ये सारी डिटेल है जो अगर हमें कोई गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं है, हमें कुछ गवर्नमेंट से हमें कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन हमें एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है। ये स्टैंडर्ड देखिए किसी एक इंडिविजुअल पे नहीं डिपेंड है, ये सारे लोगों पे है। अब देखिए मैं बताता हूँ जो कोर्सेस हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जो गवर्नमेंट के पीडीआर हैं, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है अभी तक जो हम लोगों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी में है, ये ये है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एजुकेशन रिसर्च प्रमोशन ये बैन नहीं है। ये गवर्नमेंट की भी गाइडलाइन है, गवर्नमेंट के भी ऑर्डर हैं, पीडीआर हैं, और इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वेरियस हाई कोर्ट ने भी ये ऑर्डर दिया हुआ है, ये फेवर में है इलेक्ट्रो होम्योपैथी के। तो हम लोग जो प्रमोशन है, एजुकेशन है, रिसर्च है, ये सारी चीजें हम लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कर सकते हैं और करना है। इसीलिए हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बोर्ड हैं जो
या तो ट्रस्ट एक्ट में है, या तो कंपनी एक्ट में है, या तो सोसाइटी एक्ट में है, रजिस्टर्ड होके वो लोग एजुकेशन जो उनका मेमोरेंडम होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, लीगल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, वो उसमें एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम जो होता है वो गवर्नमेंट को, जो रजिस्ट्रार रहता है उसको मेमोरेंडम देते हैं कि भाई मेरा ये इंस्टीट्यूट, मेरी ये काउंसिल है जो ऑटोनॉमस है, हम लोग पर्टिकुलर इलेक्ट्रो होम्योपैथी का ये कोर्स कराएंगे, या और उसके साथ में कौन सा कोर्स कराएंगे, उसका प्रॉपर हम लोग जस्टिफिकेशन उसमें बताते हैं। सो मेमोरेंडम में हम लोग देते हैं, जो रजिस्ट्रार रहता है अप्रूव्ड करता है। तो अभी तक जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी बोर्ड काउंसिल और यहाँ पे इंस्टीट्यूट हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के, जो जिनको हम बोल सकते हैं कि वो वैलिड हैं, या वो एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं, उनका जो है, उनका ये जो हमारी अथॉरिटी होती है, उनसे रजिस्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों के लिए पहली चीज एक अवेयरनेस है कि आप कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूट से, अगर आप या किसी भी काउंसिल या किसी भी बोर्ड से अगर आप करना चाहते हैं, कोई भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी से रिलेटेड कोर्स करना चाहते हैं, तो वो कोर्स करने के लिए आपको पहली बात तो आप चेक कर लीजिए कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। सॉरी दोस्तों, कुछ थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ है, तो आप जिस, हाँ जी। तो इसके साथ में आप अगर ये देखेंगे कि वो उसको हमें चेक करना है कि आप जो इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वो प्रॉपर अथॉरिटी से रजिस्टर्ड है या नहीं है। अब देखिए, एक बहुत ही ये होता है ना कि आपके जो कोर्सेज हैं अभी, एज ऑफ नाउ हमारे पास मोस्टली 3 कोर्स हैं जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में लोग यूजुअली देते हैं, और बहुत सारे होंगे। मुझे जो जो यूजुअली है कॉमन, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, एक DHM या DEMS लोग देते हैं, एक है BEMS है, और एक MDEH है। अब देखिए, DEHM जो है वो बेसिक कोर्स है, और BEMS है, DHM बेसिक कोर्स है। ये कहीं कहीं पे 1 साल करा रहे हैं, कहीं पे 2 साल करा रहे हैं। BEMS जो है वो 4.5 ईयर का कोर्स है, और इसके साथ MDEH जो है वो 2 ईयर का कोर्स है। अब इसमें दोस्तों देखिए, ये जो तीनों कोर्स है, एक कंफ्यूजन मैं आप लोगों को दूर कर देना चाहता हूँ। ये तीनों कोर्स है वो क्या है, सर्टिफिकेट कोर्स है। ये कोई डिप्लोमा नहीं है, या कोई डिग्री नहीं है, या MD है तो कोई आप डॉक्टरेट नहीं हो, या डॉक्टर ऑफ मेडिसिन नहीं हो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के। आप ये जो एज पर पॉलिसी, एज पर पीडीआर, एज पर अगर वह सुप्रीम कोर्ट का या जो हाई कोर्ट है उनके ऑर्डर के हिसाब से जाएंगे, तो ये जितने भी कोर्स हैं, ये सारे कोर्स हैं, अभी तक हम लोग सर्टिफिकेट कोर्स ही करा रहे हैं। चाहे वो 4.5 साल का है, 2 साल का है, या फिर MD 2 साल का है, जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। अब अगर आप बोलेंगे कि हम लोग फिर इसमें एजुकेशन रेगुलेशन नहीं है, हम लोग एक कोर्स क्यों मेंटेन करें, या कोर्स 4.5 साल क्यों करा रहे हैं, 2 साल क्यों करा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आप अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी को एक एजुकेशन रेगुलेशन फॉलो करवाना चाहते हैं, या अगर एक मेडिकल सिस्टम आप बोलते हैं, और इसको हम लोग फाइट कर रहे हैं गवर्नमेंट से, तो हमने प्रपोजल दिया हुआ है कि इसको रिकॉग्नाइज करो एज अ न्यू सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो न्यू सिस्टम ऑफ मेडिसिन आपको करने के लिए आपको एक लेबल तो मेंटेन करना पड़ेगा, जो मैं पहले बता चुका हूँ। आपके पास सिलेबस चाहिए, आपके पास कैरिकुलम चाहिए, आओ कब एग्जाम लेते हो वो डिटेल चाहिए, आपके पास सारी डिटेल चाहिए। इसके साथ में कोर्स भी है। अब आपके सामने क्या खड़ा हुआ है, अगर आप एक BEMS का कोर्स करा रहे हैं, इवन ये सर्टिफिकेट कोर्स है, क्लियर कर देता हूँ, सारे सर्टिफिकेट कोर्स है। अगर कोई डिग्री बोल के आपको दे रहा है, डिप्लोमा बोल के अगर आपको कोई करा रहा है, अगर वो, और दैट टू ऑल्सो अगर वो कॉम्पिटेंट, मतलब अगर उन्होंने सोसाइटी में, कंपनी में, या ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, तो वो डिग्री डिप्लोमा नहीं दे पाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट कॉम्पिटेंट। उनको देने के लिए जो एजुकेशन रेगुलेशन UGC है, ये सारी चीजें जो है, जो गवर्नमेंट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, यही दे सकती है। ये कोर्ट ने भी बोला हुआ है। तो सर्टिफिकेट कोर्स दे सकते हैं। अब मेरा वही क्वेश्चन है कि क्या अगर हम नहीं दे पाएंगे, तो हम क्यों नहीं 1 ही साल का प्रोग्राम कर दे सकते हैं, 6 महीने का कर सकते हैं। तो भाई साहब, अगर हम 6 महीने का, 1 साल का प्रोग्राम खाली कर दें इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, तो क्या कोई 1 साल के अंदर में डॉक्टर बन सकता है? क्या कोई कोई 6 महीने में डॉक्टर बन सकता है? इसके लिए आपको एक एक रेफरेंस फॉलो करना पड़ेगा। अब रेफरेंस कौन है हमारा? रेफरेंस हमारे पास जो अल्टरनेटिव, जो कॉम्प्लीमेंट्री है, जो आयुष के कोर्सेस हैं, उनको देखना पड़ेगा। आयुष के आप जितने कोर्सेस आप ले लोगे, BAMS, BHMS, BUMS,
ठीक है, या नेचुरोपैथी आप BNYS ले लेंगे, ये सारे कोर्सेज जो हैं 4.5 साल के होते हैं, 1 साल इंटर्नशिप होती है। तो ये चीजें अगर हम फॉलो करेंगे, इवन ये सर्टिफिकेट कोर्स है, लेकिन हम गवर्नमेंट को बता सकते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, कर्नाटका में हम लोग गए थे, वहां पे हमारा 1-to-1 टॉक हुआ था। तो उन्होंने बोला कि आपके कोर्सेज जो हैं वो कितने साल के होते हैं BA में। तो हमने बोला कि हमारे कोर्स 4.5 साल का हम कराते हैं, इंटर्नशिप भी कराते हैं। तो ये सारी चीजें हमने बताया, अगर हम नहीं कराते तो क्या बोल सकते थे। तो अगर हम 1 साल पढ़ा देंगे किसी को, क्या वो डॉक्टर बन सकता है। एक लेवल तो मेंटेन करना पड़ेगा, एक रेफरेंस तो लेना पड़ेगा। इवन हमारे पास एजुकेशन रेगुलेशन नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मेरा आज का जो वीडियो बनाने का मकसद था ये यही था कि आप मिस गाइड। देखिए हमारे पास मेरी जो हमारी CLS काउंसिल ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है, CLS बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है। हम लोग देखिए क्लियरली, मैं आज भी किसी को कोई प्रमोशन नहीं है ये। जितने भी जो अगर कोई भी जो एक्ट है यहाँ पर, सोसाइटी जो अभी एप्लीकेबल है, सोसाइटी ट्रस्ट या कंपनी एक्ट में जो रजिस्टर्ड होके कर रहे हैं, वो सारे लोग एज ऑफ नाउ तो उनको वो गवर्नमेंट को फॉलो करके एजुकेशन दे रहे हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, आप किसी से भी लीजिए। लेकिन आजकल मैं जो देख रहा हूँ वो कोई भी, अब मतलब उनका आप कभी सुने ही नहीं रहोगे, और वो सर्टिफिकेट बना के बेच रहे हैं। आप इन लोगों से सावधान रहिए। अगर उनसे आप कर रहे हो, मैं उनका भी विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कर रहे हो तो आप उनसे प्रॉपर ले लो, उनका मेमोरेंडम लो आप, कि वो कहाँ पे रजिस्टर्ड किया हुआ है, क्या उनका क्रेडिबिलिटी क्या है। भागने वाले तो नहीं, बहुत सारे बोर्ड कॉलेज अभी एक दिन में ओपन होते हैं, दूसरे दिन में बंद हो जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम तो हो जा रहा है। आपके बोर्ड बंद हो रहे हैं, काउंसिल बंद हो रही है, आपके पास प्रैक्टिस करने का परमिशन है, लेकिन जब वेरिफिकेशन आता है तो कहाँ जाएंगे, अथॉरिटी का किसको पूछेगी। ये सारी चीजें जो होती हैं, ये इसलिए आप बहुत इंक्वायरी कीजिए, इसके बाद ही लीजिए। दूसरी बात, मैं वो नए बच्चों से बोल रहा हूँ और सारे लोगों से बोल रहा हूँ। देखिए मैं तो कॉमन, अगर हमारे पास कोई पूछता है कि मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी करूँ, तो मैं उसको पहले इसकी जो चीजें हैं कि अभी ये रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, रिकॉग्नाइज होने का चांस है। तो वो हिस्ट्री पहले बता दो उनको। अभी मेरे पास कुछ कॉल आए थे, कुछ इंस्टीट्यूट है, मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। उन्होंने वो बच्चा, एक बच्चे का फोन था, तो बोला कि मेरा BMS कंप्लीट होने वाला है, इसके बाद मैं IAS का एग्जाम की तैयारी करूंगा और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को रिकॉग्नाइज कराऊंगा अगर मैं IAS बन गया। अब बताइए भाई साहब, जब वो डिग्री नहीं किया हुआ, 12th किया हुआ बच्चा, उसको ये लेवल पे मिसगाइड किया गया है। 12th किया हुआ बच्चा BEMS करके IAS का एग्जाम दे पाएगा? क्यों, ये तो वैलिड ही नहीं, नहीं डिग्री नहीं है। तो IAS के लिए क्या वो क्वालिफाई होगा? एजुकेशन रेगुलेशन में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। हम मिसगाइड क्यों कर रहे हैं? अगर किसी को इंटरेस्ट है तो श्योर वो बहुत खुशी से करे, लेकिन मिसगाइड होके अगर कोई आए, कोई करे, तो कोर्स में सारे बोर्ड वाले, सारे काउंसिल वाले और सभी स्टूडेंट, सभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ही क्लियर उनको बताओ, हमारी पैथी बहुत अच्छा काम कर रही है, सारे रिसर्च चीजें चल रही हैं हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा, जो अदर पैथी कर रही है, जो जो आयुर्वेदा कर रहा है, होम्योपैथी कर रहा है, उस लेवल से शायद कहीं कहीं पे हम लोग बेटर कर रहे हैं, हमारे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। लेकिन हम लोग किसी को मिसगाइड नहीं कर सकते, स्पेशली नए बच्चों को। उनके पास एक बड़ी, मतलब एक लंबी एजुकेशन का उनका कर सकते हैं, अगर इसके बाद भी उनको इंटरेस्ट है तो जरूर कोर्स कराइए, लेकिन उनको ये चीजें बता दीजिए। अब देखिए, थोड़ा दिन पहले हम लोगों ने एक डिस्कस किया था डॉक्टर हरविंदर सर के साथ में। हरविंदर सर, प्रोफेसर हरविंदर सर जो हैं, वो अल्केमी रिसर्च लैब के डायरेक्टर हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी फाउंडेशन के वो वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसके साथ में सर का इंस्टीट्यूट है जो CCM बठिंडा में बहुत ही अच्छा फ्री एजुकेशन देते हैं, और हमेशा एजुकेशन पे ही काम हो रहा है वहां पर, और हम लोग भी एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। उनके साथ बात हुआ तो उन्होंने मेरा PhD का जो टॉपिक था उस पर बात किया। अब मैं रिसेंटली 2 दिन में मुझे कॉल आ रहे हैं कि सर मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी में MD हूँ, क्या मैं PhD कर सकता हूँ? भैया आप नहीं कर पाओगे। ये मैं बताया, ये सर्टिफिकेट कोर्स है, आप सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हो। PhD के लिए आप एक बार सर्च कर लीजिए, PhD के लिए क्राइटेरिया क्या है। PhD के लिए मास्टर डिग्री चाहिए, तब आप PhD कर सकते हो। या कोई कोई यूनिवर्सिटी है लाइक MBBS के बाद PhD, मतलब उनका स्पेसिफिक, आपके पास प्रॉपर डिग्री है, एक उनके क्राइटेरिया में, यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया में बैठ रहे हो, आप फिट हो रहे हो, तो ही आप PhD कर पाओगे। अगर आपने BMS किया हुआ है, MD किया हुआ है, तो नहीं कर पाओगे आप लोग किसी को। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, इसके बाद कुछ इंस्टीट्यूट का भी मैं देख रहा हूँ, ऐड देख रहा हूँ कि PhD इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी। भाई साहब, PhD इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी आपको किसने बोला कराने के लिए?
आप यूनिवर्सिटी हो करा रहे हो, आपको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है कराने के लिए। अब आप बोलोगे गवर्नमेंट तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए भी अप्रूव नहीं किया है, गवर्नमेंट ने किया हुआ है भाई साहब। पीडीआर है आपके पास, वो प्रमोशन के लिए है, रिसर्च के लिए, लेकिन रिसर्च के लिए पीएचडी कराने का है क्या? आप आप पीएचडी सर्टिफिकेट भी दोगे? मतलब ये ऐसी चीजें मत दो जिससे मैं वो इंस्टीट्यूट को मैं वार्निंग दे रहा हूँ। और अगर मुझे कोई ऐसा इंस्टीट्यूट मिला तो हम लोग उसमें, हमारी जो फाउंडेशन है, हम लोग कार्रवाई करने में भी पीछे नहीं हटेंगे, उस पर जरूर सू करेंगे, उस पर शूट हम करेंगे, जरूर करेंगे। क्योंकि ये ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी के हित की बात है। अगर कोई आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथी में पीएचडी करने के लिए बोल रहा है, और अगर वो सोसाइटी सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, या कंपनी एक्ट या ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड है, वो क्या कॉम्पिटेंट है कि वो आपको पीएचडी करा देगा बीएमएस एमडी के बाद? नहीं करा सकता है। तो आप लोग इससे सावधान रहिए। अगर हाँ, एक बात है कि अगर आपने बीए एमए करके भी अगर आपके पास एक मास्टर डिग्री है, तो आप एमए के बेस पे पीएचडी कर सकते हो आपके फील्ड में। अगर आपने बी फॉर्म एम फॉर्म किया हुआ है तो उसके बेस पे कर सकते हो। आप बीएससी एमएससी किए हो, एमएससी के बाद आप पीएचडी कर सकते हो। और मैंने जो पीएचडी किया हुआ है, मैं एम फॉर्म फार्माकोलॉजी हूँ, तो मैंने पीएचडी फार्माकोलॉजी किया था, गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से किया हूँ। मेरा जो टॉपिक था कंपैरेटिव स्टडी थी, उसमें ये कंपैरिजन मैंने एलोपैथी वर्सेस मैंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी कंपैरेटिव स्टडी किया था। तो मेरी पीएचडी जो एम फॉर्म के बेस पे हुआ है, ये कोई बीईएमएस या एमडी के बेस पे नहीं हुआ है। मैं एमडी या बीईएमएस जो कर रहा है, मैं सारे लोगों को अप्रिसिएट करता हूं। मैं कहीं से भी उनके डिग्निटी या उनके उनके कैलिबर को कम नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप अगर इस बेस पर अगर कहीं पे पीएचडी आपको कोई करा रहा है, तो सावधान हो जाइए, आपका पैसा वेस्ट कर रहा है। आपको एक कॉपी बना के, एक सर्टिफिकेट बना के दे रहा है, जो आप कहीं पे भी दिखाओगे तो आपके ऊपर लोग हंसेंगे और आप पैसा वेस्ट कर रहे हो। अगर आपको कहीं पे पीएचडी करना है, ऑनरी पीएचडी होती है, देखो ऑनरी पीएचडी जो होती है वो डिफरेंट काइंड ऑफ पीएचडी होती है। वो बहुत सारे लोगों को मिल जाती है, जो जो नॉन एकेडमिक, जो जिन्होंने ये सपोज जिन्होंने मास्टर डिग्री नहीं किया हुआ है, उनको भी ऑनरी पीएचडी मिल जाती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी भी देती है, और कुछ क्लास हैं, कुछ और लोग भी हैं जो कॉम्पिटेंट होते हैं, जो दे पाएंगे, उनको वो दे सकते हैं। लेकिन इसमें आप मिसगाइड या कंफ्यूज मत होइए कि आपको बीईएमएस और एमडी के बेस पे पीएचडी कब मिल जाएगी। तो दोस्तों, जो ऐड लोग कर रहे हैं उनसे भी सावधान रहिए। आपका पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप वेस्ट मत कीजिए। अब देखिए दोस्तों, एक चीज और मैं बता रहा हूं, मैं मोस्टली मेडिको लीगल पे बना रहा हूँ वीडियो। बहुत ही अच्छा आप लोगों का मुझे कोऑपरेशन मिल रहा है, कोऑर्डिनेशन मिल रहा है। आप सभी को मैं थैंक यू बोलता हूं, आप लोग यहाँ तक देखे हैं। अगर आपको कुछ और टॉपिक है जिसमें आपको कंफ्यूजन है, आप जिसमें मेरा सजेशन लेना चाहते हैं एज ए लीगल और एज ए एक्सपर्ट, अगर आपको लग रहा है कि मेरे सजेशन की जरूरत है, आप अवेयरनेस होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है, तो आप ये सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका बेनिफिट ये हो जाएगी, जो मेरी वीडियो रहेगी वो आप लोगों तक पहुंच जाएगी। आशा है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी आज की। और जो एजुकेशन रेगुलेशन है, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, क्या कोर्स से रिलेटेड जो चीजें हैं, वो मैं क्लियर कर पाया हूँ। थैंक यू एवरीवन।